Today's topic is index construction and management. In the previous lecture, we were discussing the index providers must make several decisions, and these decisions were about what will be our target market, from where we select the securities जिनका हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होता है, एंड देन उनके स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद हम उनको प्रॉपर वेट्स असाइन करते हैं। ठीक है, ये कल हमने पढ़ा था। ये डिसीजंस हमने अपने इंडेक्स कंस्ट्रक्शन से पहले जो है वो करने होते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट का, उसमें स्टार्ट सबसे पहले हम अपनी टारगेट मार्केट को करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम ये सोचते हैं कि हमने अपने जो स्टॉक्स हैं जिनके हमने इंडेक्सेस कैलकुलेट करने हैं, उनको हम वेट कैसे असाइन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का, बेसिकली वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है अपने स्टॉक्स के इंडेक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वेट्स कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, देयर आर बेसिकली 5 मेथड्स टू कैलकुलेट द वेट्स ऑफ द इंडेक्सेस। दीज इंक्लूड, सो दीज आर द 5 मेथड्स जिनको यूज़ करके हम अपने इंडेक्सेस को वेट्स असाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राइस वेटिंग, इक्वल वेटिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटिंग, फ्लोट वेटिंग एंड फंडामेंटल वेटिंग। वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्राइस वेटिंग की। फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्राइस वेटिंग इंडेक्स का, और सबसे ईजीएस्ट मेथड है। जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनका हमने प्राइस वेटिंग इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है, हम बेसिकली हर कंपनी के शेयर को एक वेट दे देते हैं और फिर उसके बाद उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्राइस वेटिंग इंडेक्स की सिंपल डेफिनेशन हमारे पास हो सकती है कि इन अ प्राइस वेटिंग इंडेक्स हम हर कंपनी के स्टॉक को एक वेट असाइन करते हैं जितनी उसकी प्राइस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कंपनी ए है, कंपनी ए है, मैं यहाँ पर ए मेंशन कर रही हूँ, और उसके स्टॉक की प्राइस अगर मेरे पास $5 है, तो उसका वेट भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर मेरे पास कंपनी बी है, उसके पर शेयर प्राइस जो है वो $2 है, तो उसका वेट भी कितना होगा, 2 होगा। अगर मेरे पास कंपनी सी है, उसकी पर शेयर प्राइस 10 है, तो उसका वेट भी कितना होगा, 10। यानी कि जितनी भी किसी भी शेयर की ओरिजिनल पार वैल्यू होती है या प्राइस होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग, ये आपकी प्राइस है और ये आपके क्या हैं, वेट्स हैं। जितनी भी किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या देते हैं, वेट्स असाइन कर देते हैं। सिंपल ये आपका प्राइस वेटिंग इंडेक्स का मेथड होता है, जिसमें हर कंपनी को उसके शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग एक वेट असाइन कर दिया जाता है। ये जो आपके वेट्स हैं, ये फिर हम क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं अपनी प्राइस वेटिंग इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। जब हमने हर कंपनी को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग एक वेट असाइन कर दिया है, उसके बाद हमने क्या करना है, इंडेक्स इज एन एवरेज ऑफ द शेयर प्राइस ऑफ ऑल द कंपनीज। जितनी भी हमारी कंपनीज इन्वॉल्व है, यहाँ पर मैंने 3 ली हैं, मल्टीपल कंपनीज हो सकती हैं, हमने बाद में उनकी क्या ले लेनी है, एवरेज। एवरेज मीन्स अरिथमेटिक मीन। आपको पता है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। प्राइस वेटिंग इंडेक्स का हमारे पास ये फॉर्मूला हो सकता है, सम ऑफ मेंबर स्टॉक प्राइस इन इंडेक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स इन द इंडेक्स। सिंपल सा फॉर्मूला है। एवरेज जो है, या अरिथमेटिक मीन भी ऐसे किया कैलकुलेट किया जाता है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल। यहाँ पर मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल ली थी, उसमें मैंने कहा था मेरे पास 3 कंपनीज हैं, तो मैंने उनको जो वेट्स असाइन किए थे, पहली कंपनी का जो वेट था मेरे पास वो था 5, दूसरी कंपनीज का था मेरे पास 2, तीसरी कंपनीज का था मेरे पास 10। हम इनके वेट्स को ऐड करेंगे, और चूंकि 3 कंपनीज इन्वॉल्व हैं, तो मैं इसको 3 के साथ डिवाइड कर दूंगी और इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आया है 5.67। ये हमारा क्या होगा, प्राइस वेटिंग इंडेक्स होगा। हमने प्राइस वेटिंग इंडेक्स की कैलकुलेशन तो देख ली, लेकिन हम नेक्स्ट एक चीज़ देखते हैं। वो चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि जितनी भी कंपनी की शेयर प्राइस होती है, उतना ही उसका वेट होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कंपनी है, यहाँ पर मैंने कंपनी ए बी सी ले ली हुई है, तो मैं कंपनी डी लेती हूँ। अगर उसकी शेयर प्राइस 100 है, तो हम उसको वेट भी कितना असाइन करेंगे, 100 ही असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इस मेथड का आप एक ड्रॉबैक कह लो, या फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कह लो, कि जिस कंपनी के शेयर प्राइस जितनी ज़्यादा होती है, हम उसको उतना ही हाईएस्ट वेट असाइन करते हैं। अब अगर ऐसा हो कि कंपनी ए बी सी और उसके बाद जो डी आ रही है आपकी, इस कंपनी डी के शेयर प्राइस अगर चेंज हो जाती है, उस केस में क्या होगा, हमारा इंडेक्स टोटली चेंज हो जाएगा। तो हमारे प्राइस इंडेक्स वेटिंग इंडेक्स के कुछ फ़ायदे भी हैं, और देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस में हमारे पास सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये,
और दूसरा उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने लगे तो अगर हमारे एक ऐसा स्टॉक जिसकी हायर प्राइस है उसमें माइनर से चेंज आता है तो हमारे इंडेक्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है, ठीक है। अगर किसी शेयर की प्राइस हमारी कम है तो उसका इफ़ेक्ट कम होगा, क्योंकि हमने कहा हमारे पास अगर 4 कंपनीज़ हैं, कंपनी ए है, बी है, सी है एंड डी है, और सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है हमारे पास किस कंपनी की है, कंपनी डी की, और सबसे लोएस्ट प्राइस किसकी थी, हमारे पास कंपनी बी की। जो मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल रखी थी उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। उस केस में अगर कंपनी बी में कोई भी चेंज आता है, परसेंटेज चेंज, तो हमारे टोटल इंडेक्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको जो वेट असाइन किया था वो 2 था, और जो डी है हमारा स्टॉक वो हाईएस्ट स्टॉक वाला होगा, क्योंकि उसको मैंने जो वेट असाइन किया था वो 100 था, क्योंकि उसकी प्राइस भी क्या थी, 100 थी। इसमें अगर माइनर सा भी चेंज आएगा तो हमारे इंडेक्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है, ठीक है। तो ये एक हमारे इस मेथड का ड्रॉबैक है। उसके अलावा इसका एक और ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि एडिशनली स्टॉक्स वेयर इन द इंडेक्स गोइंग फॉरवर्ड, अगर एक में अगर कोई भी कंपनी किसी स्टॉक को स्प्लिट करती है, रीपरचेज करती है, उस केस में भी हमारे इंडेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, ठीक है। एक और चीज़ देखें, इस प्राइस वेट इंडेक्स के फ़ायदा अगर देखा जाए या फिर इसकी एक ईजीनेस देखी जाए, वो ये है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स, हम जो इसका डिनोमिनेटेड है वो चेंज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर कोई भी किसी भी कंपनी के स्टॉक्स हम निकाल देते हैं तो सिंपल हमने ऊपर से एक वेट लेस करना है और नीचे से हमने नंबर लेस करना है। तो अगर कोई भी स्टॉक अंदर एंटर होता है या फिर अंदर से निकालते हैं हम, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे इंडेक्स के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्राइस वेटिंग इंडेक्स होते कौन से हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कौन से करते हैं। तो यूएस में अगर देखा जाए तो 2 तरह के प्राइस वेटिंग इंडेक्स होते हैं। एक को कहा जाता है DJIA, ठीक है, जिसका मतलब होता है हमारे पास, ये मैंने 2 यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसको DJIA कहते हैं, और दूसरा है निकी डो जोन्स स्टॉक एवरेज। बेसिकली ये यूएस के हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्राइस वेटेड इंडेक्स को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये 2 मेथड्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इक्वल वेटेड इंडेक्स। बिल्कुल प्राइस वेटिंग इंडेक्स की तरह इक्वल वेटिंग इंडेक्स भी एक सिंपलेस्ट मेथड है और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था कि हम हर कंपनी की सिक्योरिटी को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग वेट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हमारे पास जितनी भी कंपनीज है, कंपनी ए है, बी है, सी है, डी है, हमने उनको इक्वल वेट्स असाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं हर कंपनी को वेट 1 असाइन करती हूँ तो हम सबको एक जैसा ही वेट असाइन करते हैं। अगर मैं किसी कंपनी को 2 वेट असाइन करती हूँ तो मैं सबको ही 2 वेट असाइन करूँगी। अगर मैं किसी को 10 असाइन करती हूँ तो बाकी सबको भी मैं 10 ही असाइन करूँगी। मीन्स कि हम इक्वल वेटिंग इंडेक्स में हर किसी कंपनी को एक ही लाइन पर लेकर चलते हैं, चाहे कंपनी ए है, चाहे कंपनी बी है, कंपनी सी है या कंपनी डी है, दे आर ऑल इक्वल, हम इनको इक्वल वेट्स देते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि चाहे कोई कंपनी जिसकी प्राइस ज़्यादा है या कोई कंपनी जिसकी प्राइस बहुत कम है, उसका पर्टिकुलर इफ़ेक्ट प्राइस की वज़ह से नहीं पड़ता, बल्कि उसके इफ़ेक्ट की वज़ह से पड़ता है, ठीक है? कि वो स्प्लिट हो रही है, रीपरचेज़ हो रही है या फिर उसकी ट्रेडिंग हो रही है, हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं फिर, ठीक है? हम सिर्फ प्राइसेस के हवाले से इंडेक्स को कैलकुलेट नहीं करते। जब हमने हर किसी कंपनी को एक वेट दे देना है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो या फिर हमने उसको 10 वेट असाइन किया हो, हम सिंपल करते क्या हैं, जिस तरह से प्राइस वेटिंग इंडेक्स में हम एवरेज कैलकुलेट करते थे, उसी तरह से सेम हमने इक्वल वेटिंग इंडेक्स में भी एवरेज को ही कैलकुलेट करना होता है। ये फॉर्मूला देख सकते हो आप, सेम वैसा ही है। हमने प्राइस ऑफ स्टॉक ए मल्टीप्लाइड बाय वेट असाइंड, फिर प्लस प्राइस ऑफ स्टॉक बी मल्टीप्लाइड बाय वेट असाइंड, और जितने भी हमारे पास स्टॉक्स आ जाते हैं हम उनकी जो है वो प्राइसेस को उसके असाइंड वेट के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये तो आपको पता है कि जो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं अपने इंडेक्स के साथ, ठीक है। तो सिंपल जो है इक्वल वेट इंडेक्स का फॉर्मूला वैसा ही होता है जैसे आपका अरिथमेटिक मीन है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय ऑल, ठीक है। जो हमारे पास नंबर होते हैं, अगर 3 कंपनीज है तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 कंपनीज है तो 4 के साथ डिवाइड करेंगे। अब हम इक्वल वेटिंग इंडेक्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज तो सबसे बड़ा इसका यही है कि ये एक सिंपल मेथड है जिस तरह से हमारा प्राइस वेटिंग इंडेक्स होता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस अब हम देखते हैं।
तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक या फिर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन है हमारे लिए इक्वल वेट इंडेक्स में, कि अगर कोई भी एक सिक्योरिटी एग्जिट होती है तो हमें जो है वो बाकी सबको रीबैलेंस करना पड़ेगा, रीएडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सबको एक ही पोजीशन असाइन की होती है। ठीक है, हर पीरियड के लिए हम हर सिक्योरिटी को चूंकि इक्वल पोजीशन असाइन करते हैं, तो अगर तो कोई एक अंदर से निकल जाती है तो हम उसको रीबैलेंस करते हैं, और जब हमने रीबैलेंस करना होता है तो हमें इक्वल वेटिंग इंडाइसिस को दोबारा से क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स हैं उनमें डिक्रीज आ सकता है टाइम की वजह से। तो उस केस में हमारा जो इक्वल वेट इंडेक्स है उसका ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। एक और कॉम्प्लिकेशन है इसका वो ये कि हमारे पास जो ऐसी सिक्योरिटीज़ जिनकी प्राइसेस कम होती हैं, ठीक है, आपको पता है कि कुछ स्टॉक्स जो है वो स्ट्रांगली काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स की वैल्यू जो है प्राइसेस कम होती हैं, वो हमारी मार्केट में उस तरह से काम नहीं कर रही होती। चाहे वो कंपनी बी है जिसकी प्राइस जो है मैंने 2 कही थी, चाहे वो कंपनी डी है जिसकी स्टॉक प्राइस 100 है, जब दोनों को सेम वेट्स असाइन किए जाएंगे तो क्या हम प्रॉपरली इंडेक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। ऐसी कंपनीज जैसे कि कंपनी बी थी, उसकी स्टॉक प्राइस हमारे पास 2 थी, और ऐसी सिक्योरिटीज़ जिसकी हमारे पास स्टॉक प्राइस 100 थी, हम दोनों को जब सेम वेट से साइन करते हैं तो जो स्मॉलर कैपिटलाइज्ड फर्म्स होती हैं उनको उनके ओवरऑल मार्केट वैल्यू के लिहाज से ज़्यादा प्रपोर्शन मिल जाता है। ठीक है, हालांकि हमें इसको ज़्यादा प्रपोर्शन देना चाहिए, यानी कि इक्वल अगर हम बैलेंस करके काम करते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं होता। उस वजह से कि जो सिक्योरिटीज़ ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर रही हैं उनको भी वैसी ही इंपॉर्टेंस मिलनी है जैसी वो कंपनीज जो कि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही। ठीक है, इसीलिए हमारा इक्वल वेटिंग इंडेक्स इतना प्रॉपर मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा दूसरे मेथड हमारे पास हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमने प्राइस वेटिंग इंडेक्स की कुछ एग्जांपल्स देखी थी, यहाँ पर हम अपने इक्वल वेटिंग इंडेक्स की भी कुछ टाइप एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है आपके पास द वैल्यू लाइन कंपोजिट एवरेज। ठीक है, ये आपकी एवरेज भी क्या कहलाती है? इक्वल वेट इंडेक्स। और दूसरी है फाइनेंशियल टाइम्स ऑर्डिनरी शेयर इंडेक्स, जिसको हम जो है कह सकते हैं कि इक्वल वेट इंडेक्स की दो वेल नोन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने उनकी देखी थी डो जॉन्स और निकी जॉन्स, और दूसरी तरफ अगर हम इक्वल वेट इंडेक्स की देखें तो ये उसकी दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स ऑलमोस्ट सेम है, चाहे वो प्राइस वेटिंग हो चाहे वो इक्वल वेटिंग हो, हमने करनी एंड पर जाकर एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन ही है कैलकुलेट। बस होता क्या है, डिफरेंस कहाँ पर है? वेट्स असाइन करने में। प्राइस वेटिंग इंडेक्स में हम किसी भी सिक्योरिटी को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग वेट्स असाइन करते हैं, और इक्वल वेटिंग में हम इक्वल ही वेट असाइन करते हैं, चाहे किसी की प्राइस ज़्यादा हो चाहे किसी की प्राइस कम हो।